You're listening to AI Podcast, where headlines meet depth. नमस्कार, नमस्ते। आज बिहार की राजनीति के गलियारों में थोड़ी हलचल है और हम उसी पर गहराई से बात करने वाले हैं। खासतौर पर हमारी नज़र है भारतीय जनता पार्टी मतलब भाजपा के अंदर कुम्हरार विधानसभा सीट के टिकट बंटवारे को लेकर उठे एक दिलचस्प और कुछ हद तक विवादास्पद मामले पर। हमारे पास इस पूरे घटनाक्रम पर एक विस्तृत लेख है जो कई अंदरूनी परतें खोलने का दावा करता है। तो आज हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि आखिर ये कुम्हरार सीट इतनी अहम क्यों है, टिकट का फैसला हुआ तो कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल थे जिनकी भूमिका अहम रही, और सबसे जरूरी इस फैसले का असर क्या हो रहा है, खासकर उस कायस्थ समुदाय पर जिसके लिए यह सीट पारंपरिक तौर पर महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। तो सबसे पहले ये कुम्हरार विधानसभा सीट, इसका थोड़ा संदर्भ समझ लेते हैं। जैसा कि लेख बताता है, ये सीट बिहार की राजधानी पटना का हिस्सा है और लंबे समय से पारंपरिक रूप से कायस्थ समुदाय का एक मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। भाजपा के लिए भी ये सीट काफी अहम रही है और अक्सर यहां से कायस्थ समुदाय के उम्मीदवार ही जीतते आए हैं। लेकिन इस बार आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कहानी में एक बड़ा मोड़ आ गया है। भाजपा ने इस बार कुम्हरार से किसी कायस्थ उम्मीदवार को विकेट नहीं दिया है। पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है संजय गुप्ता को, जो वैश्य समाज से आते हैं। अब जाहिर है, एक पारंपरिक सीट पर इस तरह का बदलाव कई लोगों के लिए और विशेषकर भाजपा के कायस्थ समर्थकों के लिए काफी चौंकाने वाला फैसला है। ऐसा क्यों हुआ, यही आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है। बिल्कुल, और ये फैसला कोई अचानक से नहीं हुआ। जो हमारे सूत्र या स्रोत बता रहे हैं उसके मुताबिक पार्टी की जो चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें कुम्हरार सीट के लिए बाकायदा विचार विमर्श हुआ था। ऐसा नहीं कि कायस्थ नामों पर चर्चा ही नहीं हुई। लेख के अनुसार 3 प्रमुख कायस्थ नेताओं के नाम पैनल में रखे गए थे: ऋतुराज सिन्हा, संजय मयूख और रणबीर नंदन। ये तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में जाने पहचाने नाम है और कायस्थ समुदाय से आते हैं। अच्छा, तो मतलब कायस्थ उम्मीदवार दौड़ में थे, उनके नामों पर विचार भी हुआ। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? मतलब ऐसा क्या हुआ कि इन 3 नामों में से कोई फाइनल नहीं हो पाया और टिकट किसी और समुदाय के व्यक्ति को चला गया? यहीं पर कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। सूत्रों का कहना है कि उस चुनाव समिति की बैठक में सदस्य के तौर पर 2 बहुत वरिष्ठ कायस्थ नेता भी मौजूद थे। एक तो पटना साहिब से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, हाँ बिल्कुल, और दूसरे दीपक प्रकाश जी। ये दोनों ही कायस्थ समुदाय के बड़े चेहरे माने जाते हैं पार्टी के अंदर। लेकिन लेख के अनुसार, और यही सबसे चौंकाने वाली बात है, इन दोनों ही वरिष्ठ नेताओं ने उन 3 कायस्थ उम्मीदवारों में से किसी के भी नाम का पुरजोर तरीके से समर्थन नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक वे कथित तौर पर चुप रहे। उन्होंने अपने समुदाय के दावेदारों के लिए कोई मजबूत आवाज नहीं उठाई। वाकई रविशंकर प्रसाद जी जैसे कद्दावर नेता, जिनका इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और वो कथित तौर पर चुप रहे जब उनके समुदाय के परंपरागत सीट पर उम्मीदवार तय हो रहा था। ये तो काफी हैरान करने वाली बात है, अगर सूत्र सही कह रहे हैं। हाँ, और ये चुप्पी और भी ज्यादा मायने रखती है जब हम इसे उस बैठक के माहौल के संदर्भ में देखते हैं। लेख में इस बात का भी जिक्र है कि उसी बैठक में अन्य जातियों और समुदायों के नेता अपने अपने समाज के उम्मीदवारों के लिए काफी जोरदार तरीके से पैरवी कर रहे थे, मतलब लॉबिंग कर रहे थे। अच्छा। वो अपने लोगों के लिए सीट मांग रहे थे, उनके नामों पर जोर दे रहे थे। तो एक तरफ जहां दूसरे नेता सक्रिय थे, वहीं कायस्थ समुदाय के 2 शीर्ष प्रतिनिधि कहे जाने वाले नेता कथित तौर पर खामोश थे। इस कॉन्ट्रास्ट ने शायद फैसले की दिशा बदल दी। ये तो स्थिति को और भी जटिल बना देता है। तो अगर रविशंकर प्रसाद जी और दीपक प्रकाश जी जैसे वरिष्ठ नेता चुप रहे, तो फिर फैसला लिया किसने? जब कायस्थ नामों पर अंदर से ही मजबूत समर्थन नहीं मिला, तो संजय गुप्ता का नाम कैसे फाइनल हुआ? कौन थे वो निर्णायक लोग? यहीं पर 2 और किरदारों का नाम सामने आता है, जैसा कि लेख इशारा करता है। सूत्रों के मुताबिक जब इन वरिष्ठ कायस्थ नेताओं की तरफ से कोई स्पष्ट या मजबूत पैरवी नहीं हुई, तब पार्टी के संगठन महामंत्री, यानी वो व्यक्ति जो पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और कामकाज को जमीनी स्तर पर देखते हैं और काफी प्रभावशाली माने जाते हैं, भीखू भाई दालसानिया और बिहार भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कमान संभाली। इन दोनों नेताओं ने स्थिति का आकलन किया और कथित तौर पर ये निष्कर्ष निकाला कि जब कायस्थ उम्मीदवारों के लिए अंदर से ही कोई ठोस समर्थन या आम सहमति नहीं बन पा रही है,
तो फिर इस सीट को वैश्य समाज के प्रतिनिधि संजय गुप्ता को दे दिया जाना चाहिए। अच्छा। और बस इसी एक फैसले ने, जो शायद उस बैठक की विशेष परिस्थितियों में लिया गया, बिहार भाजपा के अंदर और खासकर कायस्थ समुदाय के बीच एक बड़े विवाद और बहस को जन्म दे दिया है। तो मतलब एक तरह से कहें तो नेतृत्व की कथित चुप्पी ने दूसरों के लिए दरवाजा खोल दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो रविशंकर प्रसाद जी की भूमिका पर ही उठ रहा होगा, है ना? आखिर वो इतने बड़े नेता हैं, पटना से ही सांसद हैं, कायस्थ समुदाय उन्हें अपना सबसे बड़ा प्रतिनिधि मानता है केंद्र में। उनकी चुप्पी की क्या वजह हो सकती है? इस पर कोई अटकलें हैं लेख में? बिल्कुल, और यही सवाल अब पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। पार्टी के अंदर भी, जैसा कि लेख बताता है, इस पर काफी चर्चा है। कई लोग हैरान हैं कि रविशंकर प्रसाद जी ने इस फैसले पर आपत्ति क्यों नहीं जताई या खुलकर अपनी राय क्यों नहीं रखी। उनका कद ऐसा है कि अगर वो बोलते तो उनकी बात को नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है, और ये लेख में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, कि अगर रविशंकर प्रसाद जी उस बैठक में किसी एक कायस्थ नाम का भी मजबूती से समर्थन कर देते, या कम से कम ये स्पष्ट कर देते कि ये सीट कायस्थ समुदाय के पास ही रहनी चाहिए, तो शायद उनकी बात का वजन पड़ता और नतीजा कुछ और हो सकता था। फैसला शायद कायस्थ उम्मीदवार के हक में ही जाता। तो उनकी चुप्पी को कैसे देखा जा रहा है? क्या ये कोई सोची समझी रणनीति थी या बस मौके पर वो कुछ कह नहीं पाए? देखिए, इस पर तरह तरह की बातें हो रही हैं और लेख भी इन अटकलों का जिक्र करता है। कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये उनकी किसी बड़े राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसके बारे में अभी हमें पता नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे पार्टी के अंदर संवाद की कमी या किसी तरह के आंतरिक मतभेद के संकेत के तौर पर भी देख रहे हैं। क्या उन्हें भरोसे में नहीं लिया गया, या उन्होंने खुद ही इस मामले से दूरी बनाना बेहतर समझा, या फिर जैसा कि कुछ सूत्र कहते हैं, क्या वो किसी एक नाम पर आम सहमति न होने की वजह से दुविधा में थे? कारण जो भी हो, उनकी कथित चुप्पी इस पूरे प्रकरण का केंद्रीय बिंदु बन गई है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये सवाल उठता है कि क्या वरिष्ठ नेताओं की चुप्पी कभी-कभी पार्टी के फैसलों को अप्रत्याशित दिशा दे सकती है? और इस फैसले का असर अब जमीन पर दिखने लगा होगा, खासकर कायस्थ समुदाय के बीच। लेख में उनकी प्रतिक्रिया का कैसा जिक्र है? असर बिल्कुल दिख रहा है और काफी गहरा है। लेख के अनुसार कायस्थ समाज में इस फैसले को लेकर स्वाभाविक तौर पर बहुत असंतोष है। इसे अपनी पारंपरिक सीट के छिन जाने और अपने नेतृत्व की कथित विफलता के तौर पर देखा जा रहा है। कई सामाजिक संगठन जो कायस्थ हितों की बात करते हैं, खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा छाया हुआ है, लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। मतलब मामला सिर्फ राजनीतिक बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि समुदाय के अंदर तक पहुंच गया है। हाँ बिल्कुल, बात इससे भी आगे जाती दिख रही है। लेख में एक बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात का जिक्र है। बिहार में, खासकर पटना में, चित्रगुप्त पूजा कायस्थ समुदाय के लिए एक बड़ा आयोजन होता है। जी हाँ। रविशंकर प्रसाद जी अक्सर इन पूजा पंडालों में जाते रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि जब वो अगली बार चित्रगुप्त पूजा के दौरान इन पंडालों में जाएंगे तो उन्हें समुदाय के लोगों के तीखे और सीधे सवालों का सामना करना पड़ सकता है। किस तरह के सवाल? लोग उनसे सीधे सीधे ये पूछ सकते हैं, जैसा लेख में उद्धृत किया गया है, कि आपके रहते हुए, आपके इतने बड़े कद और प्रभाव के बावजूद कुम्हार की ये पारंपरिक सीट कायस्थ समाज के हाथ से कैसे निकल गई? ये सवाल अपने आप में दिखाता है कि मामला सिर्फ एक विधानसभा सीट के टिकट का नहीं है, बल्कि ये जमीनी स्तर पर लोगों की भावनाओं, उनकी पहचान और उनके प्रतिनिधित्व के एहसास से जुड़ गया है। ये सवाल रविशंकर प्रसाद जी के लिए निश्चित रूप से असहज करने वाले हो सकते हैं। ये तो वाकई दिखाता है कि राजनीति में सिर्फ आंकड़े नहीं, भावनाएं भी कितनी मायने रखती हैं। तो अगर हम इस पूरे मामले को समेटें तो उसका सार क्या निकलता है? क्या सबक मिलता है इस घटना से? संक्षेप में कहें तो कुम्हार का ये पूरा मामला एक केस स्टडी जैसा है। ये दिखाता है कि कैसे किसी एक सीट का, खासकर एक पारंपरिक और मजबूत मानी जाने वाली सीट का समीकरण, पार्टी के आंतरिक विचार विमर्श, प्रमुख नेताओं की भूमिका, चाहे वो सक्रिय हो या कथित रूप से निष्क्रिय, और मौके पर लिए गए फैसलों से पूरी तरह बदल सकता है। सही। जो नाम सबसे आगे माने जा रहे थे वो पीछे रह गए और एक ऐसा नाम सामने आ गया जिसकी शायद ज्यादा चर्चा नहीं थी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि पार्टियों के अंदर टिकट वितरण की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है। इसमें पार्टी नेतृत्व की इच्छा, क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं का वजन और विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रतिनिधित्व की आकांक्षाओं के बीच संतुलन कैसे साधा जाता है।
क्या किसी एक या दो नेताओं की चुप्पी या सक्रियता वाकई पूरे समीकरण को इस हद तक बदल सकती है? ये सवाल इस घटना के बाद और भी प्रासंगिक हो गए हैं। और इसका दूरगामी असर क्या हो सकता है भाजपा के लिए, खासकर बिहार में? सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में है, वो यही है कि इस फैसले का भाजपा के पारंपरिक कायस्थ वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा। कायस्थ समुदाय पारंपरिक रूप से भाजपा का समर्थक माना जाता रहा है, खासकर शहरी इलाकों में जैसे पटना। बिल्कुल। क्या ये नाराजगी इतनी बढ़ेगी कि वोटों में तब्दील हो जाए, या पार्टी नेतृत्व, जिसमें रविशंकर प्रसाद जी भी शामिल हैं, इस डैमेज को कंट्रोल करने में, समुदाय को फिर से मनाने में कामयाब रहेगा? ये देखना आने वाले चुनाव में बहुत अहम होगा। ये सिर्फ कुम्हरार सीट का सवाल नहीं है, बल्कि ये भाजपा के सोशल इंजीनियरिंग और अपने कोर वोट बेस को साधे रखने की क्षमता का भी इम्तिहान हो सकता है। तो आज हमने बिहार भाजपा के अंदर कुम्हरार सीट को लेकर हुए इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में जाने की कोशिश की। हमने समझा कि कैसे एक पारंपरिक कायस्थ सीट पर उम्मीदवार बदल दिया गया। हमने चुनाव समिति की बैठक के अंदर की कथित कहानी जानी, कैसे 3 कायस्थ उम्मीदवार दौड़ में होते हुए भी टिकट नहीं पा सके। हमने रविशंकर प्रसाद जी और दीपक प्रकाश जी जैसे वरिष्ठ नेताओं की कथित चुप्पी, और फिर भीखूभाई दालसानिया और दिलीप जायसवाल द्वारा लिए गए अंतिम फैसले की भूमिका को समझा। और हमने ये भी देखा कि इस फैसले पर कायस्थ समुदाय की कितनी तीव्र और भावनात्मक प्रतिक्रिया हुई है। तो इसका कुल मतलब क्या है? ये मामला साफ तौर पर दिखाता है कि चुनावी राजनीति कितनी जटिल, कितनी परतदार होती है। एक एक सीट पर उम्मीदवार तय करना सिर्फ जीत हार का अंक गणित नहीं है। इसके पीछे पार्टी की आंतरिक शक्ति संरचना, विभिन्न सामाजिक समूहों को साधने की कोशिश, बड़े नेताओं का आपसी समीकरण और प्रभाव, और कभी-कभी मौके पर बनी परिस्थितियां, ये सब मिलकर भूमिका निभाते हैं। कुम्हरार का मामला इसका एक सटीक उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा। ये मामला हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि राजनीति में सिर्फ हवा बनाना या नारे लगाना ही काफी नहीं होता। असल खेल पर्दे के पीछे, बंद कमरों में होने वाली बैठकों में और नेताओं के आपसी समीकरणों में तय होता है। सामाजिक समीकरण साधने का दबाव, नेताओं का अपना व्यक्तिगत वजन और प्रभाव, और जैसा हमने इस मामले में देखा, सही समय पर सही संवाद करना या ना करना, ये सब बेहद मायने रखता है। और हाँ, कभी-कभी, जैसा कि इस मामले में रविशंकर प्रसाद जी की कथित चुप्पी को लेकर कहा जा रहा है, एक बड़े नेता का चुप रह जाना भी उसके बोलने से ज्यादा असरदार या शायद इस मामले में ज्यादा विवादास्पद और नुकसानदेह साबित हो सकता है। सही बात है। ये शायद इस बात पे भी रोशनी डालता है कि महत्वपूर्ण फैसलों में सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी और स्पष्ट संवाद कितना जरूरी है, खासकर तब जब आप किसी स्थापित परंपरा या समीकरण को बदलने जा रहे हो। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो विचार कर सकते हैं। क्या किसी एक विधानसभा सीट पर उम्मीदवार तय करने का ये तरीका, जिसमें इतनी खींचतान, इतने आरोप प्रत्यारोप और इतने अनसुलझे सवाल सामने आए, क्या ये उस राजनीतिक दल की बड़ी चुनावी रणनीति, उसके आंतरिक लोकतंत्र, या फिर उसके अंदर चल रहे शक्ति संतुलन के बारे में कोई गहरा संकेत देता है? जरूर सोचिएगा इस पर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के ऐसे ही गहन विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। इस AI पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।